1965 कैरिबियन सी के पास बने एक अनयूजुअल से फ्लडेड घर में 22 साल की मार्गरेट बार बार एक ही सेंटेंस बोल रही थी, हेलो मार्गरेट। उसके सामने कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा नहीं था, बल्कि पानी में तैर रहा था एक यंग मेल डॉल्फिन जिसका नाम है पीटर। मार्गरेट जैसे ही वर्ड्स रिपीट करती, पीटर अपने ब्लो होल से एयर फोर्स करके उसकी आवाज कॉपी करने की कोशिश करता। साउंड्स बिल्कुल क्लियर इंग्लिश नहीं थे, लेकिन जब टेप रिकॉर्डिंग को लेबोरेटरी में प्लेबैक करके ध्यान से सुना गया तो पीटर की पिच, रिदम और सिलेबल काउंट मार्गरेट की स्पीच से सरप्राइजिंगली मैच कर रहे थे। 1, 2, 3, 4. Hello. Hello. 1, 2, 3. Margaret. मार्गरेट ने नोटिस किया कि पीटर के पास लिप्स और टंग नहीं थे, इसीलिए मार्गरेट का एम साउंड बोलना उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन पीटर हार नहीं मानता। उसने एक अनयूजुअल फिजिकल सॉल्यूशन निकाला। वो मुड़कर पानी के अंदर बबल्स रिलीज करता ताकि बबल बस्ट होने से एम जैसी बिल्कुल नेचुरल लिप बस्ट साउंड क्रिएट हो सके। ये कोई सर्कस परफॉर्मेंस या एंटरटेनमेंट शो नहीं था, ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जिसे नासा और अमेरिकन मिलिट्री एजेंसीज फंड कर रहे थे। और इस एक्सपेरिमेंट के बीच एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल था, अगर फ्यूचर में ह्यूमंस को किसी एलियन इंटेलिजेंस का सिग्नल मिल गया तो हम उनसे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होता, उसके पीछे डीप मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। साइंटिस्ट का लॉजिक सिंपल था, अगर हम अपने ही प्लैनेट पर मौजूद एक हाईली इंटेलिजेंट स्पीशीज के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो स्पेस से आने वाली कम्प्लीटली अननोन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के साथ बात करना और भी इम्पॉसिबल होगा। इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए रिसर्चर्स ने स्पेस के तरफ देखने से पहले ओशन के अंदर देखना शुरू किया। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के ओनर थे डॉक्टर जॉन सी लिली। लिली कोई ऑर्डिनरी एनिमल ट्रेनर नहीं थे, बल्कि एक हाईली रेस्पेक्टेड न्यूरोसाइंटिस्ट और फिजिशियन थे जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ब्रेन मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे थे। 1950 के लेट ईयर्स में फ्लोरिडा के मरीन स्टूडियोज में डॉल्फिन पर रिसर्च करते वक्त लिली ने एक अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन नोटिस की। जब ह्यूमंस डॉल्फिन के आसपास बोलते थे तो कभी कभी डॉल्फिन ह्यूमन स्पीच की रिदम को इमिटेट करने की कोशिश करते थे। ह्यूमन साउंड्स क्रिएट करने के लिए वोकल कॉर्ड्स, लिप्स और टंग्स का यूज करते, लेकिन डॉल्फिन्स के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होते। वो अपना कॉम्प्लेक्स नेसल पैसेज, एयर सैक और ब्लो होल के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर कोई डॉल्फिन ह्यूमन स्पीच जैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा था तो वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक इंटेंशनल फिजिकल एफर्ट था। लिली को लगा कि डॉल्फिन सिर्फ इंटेलिजेंट एनिमल नहीं है, बल्कि अर्थ पर ह्यूमंस के बाद एक और फुल्ली डेवलप्ड एडवांस इंटेलिजेंस है। डॉल्फिन का ब्रेन उसके बॉडी के कंपेयर में बहुत बड़ा है। वो सोशल ग्रुप में रहते हैं, वो एक दूसरे को यूनिक सिग्नेचर विजल से आइडेंटिफाई करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज दिखाते हैं। 1961 में लिली ने अपनी बुक पब्लिश की, द मैन एंड डॉल्फिन। उस वक्त अमेरिका कोल्ड वॉर और स्पेस रेस के बीच में था। साइंस वर्ल्ड ये पूछ रहा था कि एलियन से बात कैसे होगी। लिली ने गवर्नमेंट एजेंसीज को कन्विंस किया कि एलियन की सर्च से पहले हमें अर्थ के नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिकोड करना होगा। इस रेडिकल विजनरी आइडिया को साइंटिफिक और मिलिट्री बैकिंग मिली और कैरिबियन आइलैंड ऑफ सेंट थॉमस पर एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बनी, द डॉल्फिन हाउस। 1964 में मार्गरेट सेंट थॉमस आइलैंड पर ही रहती थी। उसको किसी फॉर्मल साइंटिफिक डिग्री या एनिमल बिहेवियर ट्रेनिंग का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके पास एक इंटेंस नेचुरल क्यूरियोसिटी थी कि क्या ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच जेन्युइन कनेक्शन बन सकता है। जब उसने आइलैंड पर चल रही इस सीक्रेट लेबोरेटरी के बारे में सुना तो वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा वहाँ पहुँच गई। लैब को डायरेक्टर ग्रेगोरी बेटेसॉन ने उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और पेशेंस देखा और उसे रिसर्च टीम में इंक्लूड कर लिया। लैब में 3 डॉल्फिन्स थे, पमेला, सीसी और यंग मेल पीटर। मार्गरेट ने पीटर को चूज किया क्योंकि वो कम्प्लीटली फ्रेश सब्जेक्ट था। उस पर पहले किसी फॉर्मल ट्रेनिंग का इन्फ्लुएंस नहीं था। शुरुआत में मार्गरेट नॉर्मल वर्किंग आवर्स में आती और काम कर चली जाती, लेकिन उसने एक चीज नोटिस किया,
कि 1 या 2 घंटे की डेली लेसन से लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती। एक ह्यूमन चाइल्ड लैंग्वेज सिर्फ क्लासरूम से नहीं सीखता, वो पूरे दिन वर्ड्स सुनता है, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है और रियल लाइफ सिचुएशन के साथ साउंड्स को कनेक्ट करता है। मार्गरेट ने डॉक्टर लिली के सामने एक रेडिकल हाई रिस्क प्रपोजल रखा। I will live here with Peter. मैं पीटर के साथ ही रहूंगी। डॉल्फिन हाउस के टॉप फ्लोर को ट्रांसफॉर्म किया गया। रूम की वॉल्स और डोर्स को सील करके पूरे फ्लोर में 2 फीट सी वाटर भर दिया गया ताकि पीटर हर जगह फ्रीली स्विम कर सके। मार्गरेट का डेस्क सीलिंग से लटकाया गया, उसके लिए एक ड्राई वुडन स्लीपिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया और पूरे घर में एक आर्टिफिशियल फ्लडेड इकोसिस्टम बन गया। मार्गरेट हफ्तों में 6 दिन और रात उसी फ्लडेड एरिया में रहती। वो पीटर के साथ जगती, उसके साथ काम करती, उसके साथ खाना भी खाती है और रात को पानी के पास सोती है। ह्यूमन रिसर्च और सब्जेक्ट के बीच का क्लास बैरियर फुल्ली रिमूव हो चुका था। मार्गरेट ने पीटर के साथ रिगरसली डेली इंग्लिश लेसन स्टार्ट किया। वो स्पेसिफिक वर्ड्स को स्लो डिस्टिंक्ट पिच में रिपीट करती और ऑडियो टेप्स पर उनका साउंड प्रोफाइल रिकॉर्ड करती। सबसे सेंट्रल फोकस फ्रेज था हेलो मार्गरेट। पीटर ने ह्यूमन साउंड्स को कॉपी करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी दिखाई। जब मार्गरेट कोई वर्ड बोलती, पीटर ब्लो होल से एग्जैक्ट पिच और टाइमिंग मैच करता। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन चल रहा था, साउंड मिमिक्री वर्सेस लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। एक पैरेट भी ह्यूमन वर्ड्स कॉपी कर सकता, लेकिन पैरेट को ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट या वर्ड के मीनिंग की समझ नहीं होती। लैंग्वेज तब बनती है जब साउंड को आइडियाज, ऑब्जेक्ट और डेली एक्शन के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्ट किया जाए। लैब को डायरेक्टर ग्रेगोरी बेटेसन और एस्ट्रोनॉमर कार्ल सगन ने एक क्वेश्चन रेस किया। उनका मानना था कि डॉल्फिन्स पर इंग्लिश इंपोज करना साइंटिफिकली फ्लॉड स्ट्रेटेजी है, लेकिन जॉन लिली इम्पेशेंट थे। उन्हें एक स्पीकिंग डॉल्फिन चाहिए था जो वर्ल्ड के सामने साइंटिफिक ब्रेक थ्रू प्रूव कर सके। इस इंटेंस, आइसोलेटेड और कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट के बीच एक नया स्ट्रक्चरल हडल खड़ा हुआ। पीटर एक यंग मेल डॉल्फिन था जो रैपिडली मैच्योर हो रहा था। वो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश लेसन्स के दौरान मार्गरेट के पास जाकर उसके लेग्स और बॉडी पर फोर्सफुली रब करने लगता था। शुरुआत में पीटर को लोअर पूल में फीमेल डॉल्फिन्स यानी पमेला और सीसी के पास भेज दिया जाता, लेकिन पीटर को ऊपर फ्लडेड हाउस से नीचे ट्रांसपोर्ट करने में पूरा डे वेस्ट होता था। ट्रेनिंग शेड्यूल ब्रेक हो जाता और पीटर मार्गरेट से आइसोलेट होने की वजह से वो बार बार डिस्ट्रेस साइंस दिखा रहा था। रिसर्च एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली कोलैप्स होने से बचाने के लिए मार्गरेट ने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। उसने पीटर की नीड को मैन्युअली कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मार्गरेट के पर्सपेक्टिव से ये कोई रोमांटिक इंटरेक्शन नहीं था, ये एक सिंपल बायोलॉजिकल नीड था जो वो हाइजीन तरीके से मैनेज कर रही थी ताकि पीटर काम हो सके और इंग्लिश लेसन्स भी बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू हो सके। ये डिटेल्स लैब के लॉगबुक्स में रिकॉर्डेड थे और बाकी स्टाफ्स इसे फुल्ली ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब मीडिया और इंटरनेट ने इस हिस्टोरिकल इवेंट को अनकवर किया तो उन्होंने सारी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को साइड करके एक सिंगल डिटेल को सेंसेशनलाइज कर दिया। उन्होंने स्टोरी को एक बिजार ह्यूमन डॉल्फिन लव अफेयर के रूप में फ्रेम किया। रियलिटी ये था कि पीटर ने मार्गरेट के साथ एक इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लिया था। वो मार्गरेट का कांस्टेंट प्रेजेंस चाहता था। उसके दूर जाने से वो डिस्ट्रेस साउंड प्रोड्यूस करता था और उसकी वॉइस पर इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता था। लेकिन इस एनिमल अटैचमेंट को ह्यूमन रोमांटिक टर्म्स में ट्रांसलेट करना इसे साइंस नहीं बल्कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते। इस ह्यूमन सेंट्रिक गोल के पीछे एक डीप एथिकल ब्रेकडाउन हो रहा था। इंसानों ने एक हाईली सोशल मरीन एनिमल को उसके ओशन एनवायरनमेंट से रिमूव करके उसकी नेचुरल कम्युनिकेशन को रिप्लेस करके उस पर ह्यूमन लैंग्वेज फोर्सिंग स्टार्ट कर दी थी। और इसी इमोशनल टेंशन के बीच डॉक्टर जॉन लिली की अटेंशन रिसर्च से भटक कर एक कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रेजेक्टरी पर चली गई। LSD यानी लिसर्जिक एसिड डाइइथैलेमाइड। 1960s के मिड पीरियड में LSD साइंटिफिक रिसर्च लैब्स में इलीगल नहीं थी। लिली को लगता था कि LSD ब्रेन के कॉन्शियसनेस बैरियर्स को अल्टर करती है और शायद इसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में डॉल्फिन के साथ कम्युनिकेशन का एक कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक पोर्टल ओपन हो सकता है। लिली ने लैब के दूसरे डॉल्फिन पमेला और सीसी पर LSD डोसेस के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। यहाँ एक क्रिटिकल हिस्टोरिकल फैक्ट क्लियर करना जरूरी है। इंटरनेट में रूमर्स ये है कि डॉक्टर जॉन लिली ने सारे तीनों डॉल्फिन्स को LSD के डोज दिए, जिसमें पीटर भी इंक्लूडेड था। लेकिन फैक्ट ये है कि मार्गरेट ने पीटर पर LSD एक्सपेरिमेंट का स्ट्रिक्टली अपोज किया। मार्गरेट के इंसिस्ट करने से पीटर को लिली के ड्रग प्रोटोकॉल से कम्प्लीटली सेफ और दूर रखा गया। इसका मतलब ये है कि पीटर के सारे वोकल मिमिक्री अटेम्प्ट कम्प्लीटली ड्रग फ्री फिजिकल एफर्ट्स थे। लेकिन लिली के इस पागलपन ने साइंटिफिक वर्ल्ड और फंडर्स के ट्रस्ट को शेक कर दिया। ब्रेक थ्रू के प्रॉमिस फुलफिल
नहीं हो रहे थे और पीटर क्लियर इंग्लिश सेंटेंस का सिंटेक्स नहीं सीख पा रहा था और LSD ट्रायल ने रिसर्च टीम में स्प्लिट क्रिएट कर दिया। लैब डायरेक्टर ग्रेगोरी बेटेसन ने प्रोजेक्ट से रिजाइन कर दिया। गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपने फाइनेंशियल ग्रांट्स कट डाउन कर दिए। इवेंचुअली 1966 में फंडिंग फुल्ली कोलैप्स होने पर डॉल्फिन हाउस को शट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया गया। मार्गरेट और पीटर की लिव इन प्रोजेक्ट एब्रप्टली एंड हो गया। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट तब आया जब एक्सपेरिमेंट क्लोज होने के बाद पीटर को नेचुरल ओशन में रिलीज नहीं किया गया। उसे सेंट थॉमस के सनी फ्रेश सी वाटर कनेक्टेड एनवायरनमेंट से शिफ्ट करके मायामी के एक छोटे कंक्रीट टैंक में भेज दिया गया, जहां नेचुरल सनलाइट नहीं थी, मूवमेंट स्पेस जीरो थी और मार्गरेट उसके पास नहीं थी। मायामी रिलोकेशन के कुछ ही हफ्तों बाद मार्गरेट को डॉक्टर लिली का फोन आया। न्यूज शॉकिंग था, पीटर इस दुनिया में अब नहीं रहा। डॉक्टर लिली के वर्ड्स में देखे तो Peter committed suicide. डॉल्फिन्स ह्यूमन बीइंग की तरह इनवॉलेंट्री ब्रीथर्स नहीं होते। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं चलता। उन्हें हर सिंगल ब्रीथ लेने के लिए सरफेस पर आकर कॉन्शियसली अपने ब्लो होल ओपन करना पड़ता। इस बायोलॉजिकल रियलिटी की वजह से मरीन बायोलॉजिस्ट अग्री करते हैं कि एक डॉल्फिन कॉन्शियसली सरफेस पर आना स्टॉप करके अपनी ब्रीथिंग को रोक सकता है। लेकिन क्या पीटर ने इंटेंशनली ब्रीथिंग स्टॉप करके सुसाइड किया या उसकी डेथ एक्सट्रीम स्ट्रेस, लैक ऑफ सनलाइट और फिजिकल कंफाइनमेंट और डिप्रेशन के टॉक्सिक कॉम्बिनेशन से हुई? इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। एविडेंस ये कंफर्म करता है कि कंटिन्यूअस आइसोलेशन, सडन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और इमोशनल सेपरेशन ने पीटर को फिजिकली और मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सेंट थॉमस एक्सपेरिमेंट अपने प्राइमरी गोल में फुल्ली फेल हो गया था। पीटर इंग्लिश बोलना नहीं सीखा, लेकिन ये साइंटिफिक ट्रेजेडी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक बहुत बड़ा लेसन दिया। हम इंसान इंटेलिजेंस को हमेशा अपने मिरर से मेजर करते हैं। अगर कोई एनिमल्स हमारा वर्ड्स बोले, हमारे ट्रिक्स फॉलो करे या हमारी तरह रिएक्ट करे, तब भी हम उसे इंटेलिजेंट मानते हैं। लेकिन धरती पर मौजूद स्पीशीज की इंटेलिजेंस का प्रूफ ये नहीं है कि वो हमारी कॉपी कितनी अच्छी कर सकती है। डॉल्फिन्स के पास ऑलरेडी एक हाईली सोफिस्टिकेटेड नेचुरल कम्युनिकेशन सिस्टम था। उनके क्लिक्स, पल्स ट्रेंड्स और सिग्नेचर विसल्स उनकी दुनिया के लिए परफेक्ट लैंग्वेज थे। प्रॉब्लम्स डॉल्फिन्स में नहीं थे, प्रॉब्लम्स इंसान की एरोगेंस में थे, जो उनकी लैंग्वेज सीखने की बजाय उन पर अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रहे थे। आज मॉडर्न दुनिया में मरीन बायोलॉजिस्ट एनिमल्स पर ह्यूमन लैंग्वेज फोर्स नहीं करते। एआई और एडवांस एल्गोरिथम का यूज करके रिसर्चर्स ओशन में डॉल्फिन्स और व्हेल्स के नेचुरल साउंड्स के पैटर्न को उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर ह्यूमन लैंग्वेज में हमसे बात नहीं कर सका, लेकिन उसकी स्टोरी आज भी हमसे एक प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछती है। अगर कोई और स्पीशीज हमारी तरह नहीं बोल सकती, तो क्या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है?